इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने परेशानियों को दूर करने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं और उसी षड्यंत्र के तहत अपने परेशानियों को बड़े तौर तरीके से भी दूर कर लेते हैं। वह लेकिन सोच बैठते हैं कि अब तो हमारी परेशानी दूर तो हो गई है, अपनी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से जी लेंगे। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं, आखिर अपराधी तक समय से ना सही देर से पहुंचते ज़रूर है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक अपराधी अपराध करने के बाद अपनी ज़िंदगी बेखौफ जीने लग जाता है। वह सोच बैठता है तो अब तो हमारी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से गुजरेगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी तब मोड़ पे आ जाती है जब वह पुलिस के हथकंडे चढ़ पाता है। लेकिन सबके सामने जो सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से यह जो वीडियो है आज इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार भी रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक महाराष्ट्र का, उसी का ठाणे जिला लगता है, उसी का ही तालुका गणेशपुरी थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 20 अप्रैल साल 2018 का ही। तो वही लगभग 10:30 बजे का आसपास का ही टाइम होता है सुबह का। ड्यूटी अफसर होते हैं पीआई शेखर डोबे, अपने थाने में मौजूद होते हैं। तभी उन्हीं के पास एक कॉल आता है। उसी कॉल के द्वारा उनको पता चलता है कि ठीक है, देवचोला परिसर की सीमा से लगा एक डाल्यामाल शिखर की पहाड़ी है। उसी पहाड़ियों के बीचों बीच एक झाड़ी है। उसी झाड़ी में एक व्यक्ति का अर्धजली डेड बॉडी वहीं पड़ी हुई है। अब ड्यूटी अफसर इधर जैसे ही पीआई शेख डोबे खबर पाने के तुरंत ही बाद वह एक्शन में आ जाते हैं। एक्शन में आने की जो सूचना होता है वहाँ के एएसआई अधिकारी और साथ में उस थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको भी दे देते हैं। यह सूचना देने वाला कोई और व्यक्ति नहीं होता है, उनका जाना माना पहचाना अपना एक हितैषी होता है, काशीराम पाटिल ही। और काशीराम पाटिल के द्वारा जब जानकारी पाते हैं तुरंत ही इधर अब ड्यूटी अफसर पीआई शेखर डोबे तुरंत अपनी जिप्सी लेते हैं। लेने के बाद कुछ सिपाही को साथ लेते हैं और लेकर बिना टाइम गंवाए अब डाल्यामाल शिखर की उसी पहाड़ियों में पहुंच जाते हैं। और जब पहुंचते हैं, खड़े हैं तो देखते कि सही एक झाड़ी है। उसी झाड़ी में एक व्यक्ति का अर्जली डेड बॉडी वहीं पड़ी हुई है। करीब जाते हैं, जाने के बाद बॉडी को अच्छे से तौर तरीके से वही निरीक्षण करते हैं, घटना से निरीक्षण करते हैं, लेकिन वहाँ पर उस व्यक्ति की शिनाख्त के लिए कोई पुलिस के हाथ सबूत नहीं लग पाता कि आखिर यह व्यक्ति है कौन और कहाँ से आया और रहने वाला कहाँ का था। ड्यूटी अफसर भी बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि जब यहाँ सबूत नहीं मिला तो आखिर इस व्यक्ति की शिनाख्त हम कैसे करें। पुलिस की टीम वहाँ तुरंत ही फोरेंसिक टीमों को बुला लेती है। फोटोग्राफर भी आ जाते हैं। आने के बाद अपने हिसाब से घटनास्थल का तौर तरीके से हम निरीक्षण भी करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद फ़ोटो जो शूटर होते हैं डेड बॉडी का फ़ोटो शूट करते हैं। शूट करने के बाद वहाँ के ड्यूटी अफसर पीआई शेखर डोबे जो होते हैं तुरंत इसकी जो सूचना होता है वहीं से वायरलेस द्वारा अपने जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने हो सब में भेजवा देते हैं कि अगर कहीं भी किसी व्यक्ति का गुमशुदा का मुकदमा ठीक है 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते पहले दर्ज हो, तुरंत इस चीज़ की जानकारी हमें दिया जाए। पुलिस की टीम जो होती है अपने हिसाब से घटना का निरीक्षण कर वहीं बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर अब जे अस्पताल में भेजवा देती है। पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए अब उसी वक्त
काशीराम पाटिल को अपने साथ लेते और लेकर थाने पहुंच जाती है और उन्हीं की तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध अब मुकदमा दर्ज कर लेती है। लेकिन थाना प्रभारी और वहाँ के ड्यूटी इंस्पेक्टर के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है यही बन जाता है कि आखिर यह व्यक्ति है कौन और कहाँ का रहने वाला है, यानी कि इस व्यक्ति का शिनाख्त हम किस बना पर करें, क्योंकि अभी तक उस व्यक्ति की शिनाख्त के लिए कोई भी व्यक्ति थाने में पहुँचा नहीं। इसीलिए वहाँ के ड्यूटी अफसर तुरंत जो होता है अपने ही ग्रुप में उस फ़ोटो को सेंड कर देते हैं और थोड़ी देर बाद वह फ़ोटो जो होता है उस ग्रुप में वायरल तो हो जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ जो होता है कोई भी सुराग है नहीं लग पाता कि उस डेड बॉडी की शिनाख्त किया जा सके। आखिर अब पुलिस करे तो करे क्या, हाथ पे हाथ रखकर भी बैठ नहीं जा रही थी। इसलिए अब पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए काफ़ी मुखबिरों को भी लगा देती है और मुखबिर भी लग जाते हैं अपने पास एरिया अपने कस्बे में जाकर गुमशुदा व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए। तब भी ड्यूटी अफसर को कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले एक टीम गठित करती है जिसमें 6 पुलिसकर्मी भी होते हैं और पुलिसकर्मी इस केस को सुलझाने के लिए अब जैसे ही अपनी टीम का गठन कर वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं और तभी उसी वक्त ड्यूटी अफसर को खबर लगता है कि आखिर जहाँ पर अनजान व्यक्ति की डेड बॉडी मिली हुई थी वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर हुड़ई पड़ता है और उसी हुड़ई में एक लवारिस कार पुलिस को बरामद हुई है। वह लवारिस कार जो होता है हो सकता है वह उस 1.5 किलोमीटर दूर पर मिली हुई डेड बॉडी का कुछ ना कुछ शिनाख्त करने के लिए अहम सुराग मिल सके। अब ड्यूटी अफसर जो होते हैं पीआई शेखर डोबे अपनी टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक उसी लवारिस कार के पास पहुंचते हैं और लवारिस कार की वही तौर तरीके से निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। तभी उसी में गाड़ी का कागज़ मिलता है, तो उस कागज़ में जब देखते नाम पता बड़े तौर तरीके से लिखा होता है। अब पता चलता है कि शिवसेना के शाहपुर तालुका के उप प्रमुख और नगर सेवक शैलेश निमसे का ही कार है। अब पुलिस की टीम जैसी खबर पाने के बाद एक टीम जो होती है अब शैलेश निमसे के गांव उधई गांव पहुंच जाती है। अब जब उधई गांव में पहुंचती है तो उधई गांव में शैलेश निमसे की अपनी पत्नी होती है साक्षी उर्फ वैशाली, जो वहीं पर होती है। पुलिस की टीम जब इधर साक्षी से पूछताछ शुरू कर देती है, साक्षी पुलिस के सामने कहने लग जाते कि साहब हमारे पति जो होते हैं कल रात को लगभग 1 बजे के आसपास का जब टाइम होता है तो उसी वक्त उनके मोबाइल पर एक कॉल आता है और उसी कॉल को रिसीव करते हैं, लेकिन बात करते करते अपने सारे कपड़े पहन लेते हैं और पहनने के बाद बाहर निकल जाते हैं। निकलने के बाद बाहर से ही कुंडी लगा देते अपने कार में बैठकर ना जाने कहाँ चले गए। अभी तक वह वापस लौट कर नहीं आए। साक्षी को पुलिस की टीम जो होती है अपने साथ लेती है। अब जे अस्पताल जब लेकर पहुंच जाती है मोर्चरी में तो वहीं एक डेड बॉडी दिखाया जाता है और डेड बॉडी को जैसी साक्षी इधर देखती वहीं दहाड़े मार कर चिल्ला पड़ती है। अब ड्यूटी अफसर जो होते हैं उसी वक्त शेखर डोबे भी समझ जाते कि बस करो, यही साक्षी का अपना पति और शिवसेना का नगर सेवक अब शैलेश निमसे ही है। पुलिस की जो टीम है वहीं अब साक्षी से कुछ पूछताछ करती है और जब साक्षी से पूछताछ किया जाता है तो साक्षी के तहरीर पर ही अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध इधर पुलिस की जो टीम होती है हत्या का मुकदमा अब दर्ज कर लेते हैं। लेकिन इधर शिवसेना के अधिकारी होने के नाते की खबर जो होता है शिवसेना के जितने भी इधर शैलेश के अपने करीबी अधिकारी होते हैं उनको खबर लग जाता है। लगने की वजह से तुरंत ही वह लोग भी सख्ती में आ जाते हैं। आने के बाद उसी समय जाते थाने का घेराव कर देते हैं और उधर पुलिस अधिकारी दबाव पाने की वजह से एक्शन में आ जाते हैं। तुरंत ही इस मामले को सुलझाने के लिए एक टीम गठित करते ताकि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझा दिया जाए, नहीं तो हमारे ऊपर आगे कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाला हो सकता है। पुलिस की टीम एक्शन में आने के बाद इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले एक चाल चलती है और उसी चाल के तहत इधर साक्षी के ही अब गांव पहुंच जाती है। और जब गांव पहुंचती है काफ़ी वहां करीबी लोगों से पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है कि शैलेश की ही खुद की अपनी एक प्रेमिका होती है और उसी को लेकर
इधर साक्षी और शैलेश के बीच आए दिन झगड़े तकरार हुआ करते थे, लेकिन झगड़े तकरार यहाँ तक शांत नहीं रहते, बल्कि कभी कभी शैलेश अपनी पत्नी साक्षी का अपने हाथों से पिटाई कर दिया करता था। अब पुलिस को जैसे ही एक छोटा सा अहम सुरूख लगता है तो पुलिस की टीम समझ जाती कि ज़रूर पति और पत्नी के बीच कुछ ना कुछ रहस्य दबा पड़ा हुआ है। और इसीलिए पुलिस की टीम सीधा हाथ अब डालना नहीं चाहती थी। वह सीधा सीधा सबूत लेकर खुद साक्षी के घर जाने के लिए तैयार खड़ी रहती है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब इधर जाती है, साक्षी का मोबाइल नंबर लेती है और साथ में उस एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और पुलिस की टीम जो होती है उन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी जब करना शुरू कर देती है तो उसी सीसीटीवी कैमरे में एक अनजान व्यक्ति दिखाई देता है जो ठीक इधर साक्षी और साथ में एक बोरी सहित वहीं खुल जाती है। अब पुलिस के सामने से फुटेज के तहरीर पर जैसे ही फुटेज आता है पुलिस की टीम तुरंत ही अब सख्ते में आ जाती है। बिना टाइम गंवाई होती है पुलिस की टीम इधर जाती है और जाने के बाद उस अनजान व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल करने लग जाती। पता चलता हुआ शैलेश का ही अपना ही किराएदार है प्रमोद बब्बन लूटे। अब पुलिस की टीम जैसे ही प्रमोद बब्बन लूटे के बारे में खबर पाती है तो एक टीम जाती है प्रमोद बब्बन लूटे को अपने कस्टडी में लेकर थाने तो पहुंच जाती है। लेकिन जब पूछताछ किया जाता है प्रमोद से तो प्रमोद पहले इधर उधर की बातें करता है और पुलिस को बहुत घुमाता है। लेकिन पुलिस की टीम वही सीसीटीवी फुटेज निकाल कर जैसे ही प्रमोद के सामने अब रखती है, रखने के बाद पुलिस को बिना कुछ इशारा किए जो होता है इधर प्रमोद है पुलिस के सामने सारी की सारी जो सच्चाई होता है वह उसी वक्त शैलेश के हत्या के बारे में रखना शुरू कर देता है और साथ में ही अपनी मालकिन इधर साक्षी उर्फ वैशाली का नाम ले लेता है। और पुलिस की टीम जाती है, साक्षी को उसके घर से धर दबोचते थाने लाती है। लेकिन साक्षी और थाने में जैसे ही प्रमोद लूटे को देखती है तो वह समझ जाती कि प्रमोद ने सारा राज पुलिस के सामने खोल लिया है। इसीलिए हमें पुलिस के सामने अब कुछ छुपाने से अच्छा है कि जल्द जल्द पुलिस के सामने अपना भी गुनाह कबूल कर ले। और पुलिस के बाद में ऐसी साक्षी उलझ जाती है जिसकी वजह से बिना किसी आगे सख्ती दबाव के प्रमोद और साक्षी पुलिस के सामने एक एक कर सच्चाई रखना शुरू कर देते। लेकिन जो सच्चाई रखते हैं इसे सुनने के बाद लोगों के कलेजे तक थर्रा से जाते हैं। असल में महाराष्ट्र प्रदेश का जो ठाणे जिला पड़ता है और उसी का ही तालुका शाहपुर पड़ता है, उसी का एक उधई गाँव पड़ता है, उसी गाँव का ही रहने वाला होता है शैलेश निमसे। शैलेश निमसे अपने माता पिता का इकलौता चिराग होता है। अब चिराग होने के नाते जो होता है शैलेश तो पढ़ लिखता तो है लेकिन उसका आगे चलकर पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसकी वजह से उसके माता पिता कोशिश करते हैं अब शैलेश को पढ़ाई लिखाया जाए। लेकिन जब मन नहीं लगता तो वह काफ़ी अचंभे में पड़ जाता है आखिर किया क्या जाए। लेकिन इसी बीच शैलेश जो था मतलब कुछ यार दोस्तों के साथ मिलकर इधर उधर घूमना फिरना चालू कर देता। लेकिन घूमने फिरते ही उसके जो उम्र होती है वह भागना शुरू कर देती है। भागने की वजह से धीरे धीरे वह पार्टी का सहयोगी बनने लग जाता है। एक दिन जाकर वह शिवसेना में शामिल हो जाता है और जिसकी वजह से वह एक दिन सक्रिय नेता भी शिवसेना का बन जाता है। और जब बनता है तो उसी दिन से अपनी नेतागिरी की जो चाल चलन होते हैं वह बदल देता है और सीधा सीधा अपने रूप और रौब को भी दिखाना शुरू कर देता। दिखाने की वजह से उसके एरिया में ही इधर शैलेश के अब घाव जलना शुरू हो जाते हैं। जलने की वजह से उसके पकड़ जो होते हैं बड़े बड़े नेताओं से होने लग जाते हैं। और शिवसेना का चलकर एक दिन खुद शिवसेना के अधिकारी जो होते हैं इधर शैलेश का तरक्की देकर खुद फैसला लेते हैं और शाहपुर के तालुका के ही उप प्रमुख और नगर सेवक बना देते हैं। बड़ा पद पाकर शैलेश जो अपनी ज़िंदगी को बड़े खूबसूरत तरीके से अब जीने लग जाता है, अपने घर को खुशनुमा बना लेता है। वक्त बड़ी तेज़ी से भागता खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाता है। लेकिन तभी ठीक 15 साल पहले जो होता है इधर शैलेश निमसे और साथ में साक्षी उर्फ वैशाली की जो शादी होता है तब तरीके से जाकर तो हो जाता है। इधर शैलेश और साक्षी दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से बिताने लग जाते हैं। लेकिन शादी के 10 साल बड़ी खूबसूरत तरीके से बीत जाते हैं। और लेकिन इसी बीच इधर साक्षी और शैलेश के बीच टोटल 3 बच्चे भी हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके देखकर साक्षी भी बड़ी खुश रह जाती है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में साल 2013 में कुछ ऐसा घट जाता है जिसकी वजह से साक्षी का हंसा खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। होता यूँ है कि एक दिन खुद
शैलेश जो होता है अपने पार्टी से मुलाकात करने के लिए अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। उसी वक्त एक बाज़ार होता है, उसी बाज़ार में रूपा नाम की खूबसूरत महिला की मुलाकात जो होता है इधर जाकर शैलेश से हो जाता है। लेकिन उस महिला को जब देखता है इधर देखते ही वह फिदा हो जाता है, इतना फिदा हो जाता है कि उसके साथ करीबी बना लेता है। और हर दिन मुलाकात जो होता है रूपा से बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से दोनों एक दूसरे को समझ भूल लेते हैं, यहाँ तक कि दोनों के बीच संबंध तक बन जाते हैं और संबंध का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलने लग जाता है। लेकिन शैलेश जो होता है इधर रूपा को दिलो जान ज़िंदगी का एक हिस्सा मान लेता है। मानने की वजह से उसके नाम से एक प्रॉपर्टीज़ ले लेता है और उसी में इधर रूपा को तौर ठिकाना बनवा देता है। लेकिन जब भी शाम के टाइम पर शैलेश अपने घर लौटता तो साक्षी उसके बर्ताव को देखती, उसके मन में शंकाएं भी घूमने लग जाती, कहीं हमारे पति का कहीं और तो बाहर किसी के साथ अफेयर चल तो नहीं रहा है। और उसी दिन से इधर साक्षी भी ठान लेती है और जानने के लिए लग भी जाती है। और जब सच्चाई सामने आ ही था, लेकिन जब सच्चाई एक दिन खुद इसके सामने आता है, आने के बाद साक्षी के पैरों नीचे से एकदम ज़मीन खिसक जाती है। और इसी को लेकर साक्षी तथा शैलेश के बीच आए दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। लेकिन शैलेश एक दिन खुद जाता है, अपनी पत्नी के सामने कह देता है कि अब हम इस फ्लैट को छोड़कर तुम्हारे बच्चे और साथ में तुम्हारे लिए जा रहे हैं, अपनी प्रेमिका के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएंगे और तुम्हारे सामने ठीक डेट के हिसाब से तलाकनामा भी दे देंगे। यह बात जब साक्षी सुनती है, सुनने के बाद अपनी पति का पैर पकड़ लेती, वहीं माफ़ी मांगना शुरू कर देती, मिन्नतें करती है। लेकिन शैलेश जो होता अपनी प्रेमिका के आगे एक ना सुनने वाला होता है। और इसी को लेकर साक्षी और शैलेश के बीच आए दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब भी शैलेश घर में जाता तो नशे में जाता और जाने की वजह से अपने घर में अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी का कभी कभी पिटाई कर देता। लेकिन अपनी बच्चों के नाते इधर साक्षी जो होती है अपने पति की जिल्लत को सहने तो लग जाती है। लेकिन हद तो तब पार हो जाता है जब खुद एक दिन शैलेश आता है, कहने लग जाता है कि अब जो होता है तुम्हारे सामने सिर्फ 3 दिन और बचे हुए हैं, इसके बाद हम ना तुम्हारे बच्चों के सामने ना तुम्हारे सामने कभी नज़र आएंगे। यह बात सुनकर वहीं पर साक्षी जो होती है कहने लग जाती है कि आखिर कब तक यह चलेगा, कब छुट्टी मिलेगा। लेकिन शैलेश का कभी नहीं छुट्टी मिलेगा। लेकिन वहाँ पर साक्षी फिर जाकर दोबारा पैर पकड़ लेती, माफ़ी मांगने लग जाती है कि आखिर हमें छोड़ के मत जाओ, नहीं तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी और साथ में हमारी ज़िंदगी एकदम तहस महस हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर इधर शैलेश जो था अपनी पत्नी साक्षी का एक ना सुनता, वहाँ से चला जाता और साक्षी घर में रहते रहते एकदम परेशान हो जाती है। और जब परेशान होती है तो अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशनुमा ज़िंदगी, अपने बच्चों की खूबसूरत ज़िंदगी बनाने के लिए ख़तरनाक फैसला ले लेती है। सोचने लग जाती है कि अगर इससे अच्छा है क्यों ना अपने पति का भी तौर ठिकाना लगा दिया जाए, ताकि हमारा प्रॉपर्टीज और साथ में हमारी ज़िंदगी हमारे सामने रह सके। तभी अपने टुकड़े लेकर अपने ही किराएदार प्रमोद के पास पहुंच जाती है। लेकिन जब प्रमोद सुनता है तो इधर खुद साक्षी की बातों में आ जाता। आने की वजह से अपनी मालकिन की बात को तो मानता है, लेकिन 1.5 लाख रुपए की मांग कर देता। साक्षी तुरंत ही हामी भर लेती है और प्रमोद को 1.5 लाख रुपए दे देती है। प्रमोद अपने 2 दोस्तों को लेता है और एक प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत जो था इस काम को अंजाम देने के लिए भी लग जाता है। इसकी जानकारी प्रमोद खुद अपने मालकिन साक्षी को देता। साक्षी जब खबर पाती है तुरंत कहने लग जाती, जब समय आएगा तो फ़ोन करके तुम तीनों को अपने पास बुला लेंगे। और तभी प्रमोद और साक्षी और प्रमोद के अपने जो दोस्त होते हैं वह भी सही समय का इंतज़ार करना अब शुरू कर देते हैं। अभी 19 अप्रैल साल 2018 का ही जैसे शाम का टाइम होता है, उसी वक्त इधर शैलेश अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी के साथ बैठकर तो खाना खाता है, लेकिन उसका खाना खाने में मन नहीं लगता। अपनी पत्नी के सामने कहने लग जाता है कि आज तुम्हारे पास यही आखिरी रात है, इसके बाद हम ना तुम्हारे बच्चों के सामने दिखाई देंगे और ना तुम्हारे सामने दिखाई देंगे। इसके बाद तुम अपनी ज़िंदगी इसी प्लॉट में रहकर जीना। हम तो जा रहे हैं अपनी प्रेमिका के पास अपनी ज़िंदगी आगे का बिताने के लिए। लेकिन प्रमोद नहीं समझ पाता कि आज हमारी ज़िंदगी का यही तो आखिरी रात है। आखिर अपनी पत्नी को इस तरह बात हम क्यों कर रहे हैं। वहाँ कुछ मनमुटाव कर कर इधर प्रमोद जाता, अपने ही बेडरूम में जाकर अपने ही फोल्डिंग पे अब सो जाता है। लेकिन इधर साक्षी उर्फ वैशाली जो होती है जाती है पति के ही बगल में। जब सोने लग जाती तो उसकी आंखों में जो नींद होती है एकदम हुर्र हो जाती है। उसको उम्मीद होता है आज के दिन अपनी घटना को अंजाम हम दे लेंगे।
और लेकिन जैसे ही रात का 1 बजे के आसपास टाइम हो जाता, उसी वक्त खुद साक्षी अपना मोबाइल लेती है और लेने के बाद अपने ही किराएदार अब प्रमोद लूटे के पास फ़ोन कर देती है, कहने लग जाती है कि सही समय है, तुम अपने दोनों दोस्तों को लेकर इसी वक्त हमारे कमरे में आ जाओ। अब प्रमोद लूटे जैसे खबर पाता है तो उसी वक्त अपने दोनों दोस्तों को अपने साथ लेटा मोटरसाइकिल लेकर और पहुंचता। जैसे रात का 1:30 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी वक्त दरवाजे पर किसी की आहट की आवाज़ आती है और तुरंत धड़ाकर वहीं पर साक्षी उर्फ वैशाली उड़ जाती है, दरवाजे के पास जाती है और तीनों को अपने ही बेडरूम में ले जाती है। और जैसे ही पहुंचती है तो इधर प्रमोद खुद देख लेता है उसका जो अपना पति होता है अब शैलेश काफ़ी गहरी नींद में वहीं सो रहा होता है। और चारों मिलने के बाद वहीं उसी वक्त अब गला दबाकर शैलेश की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जब चारों को होश आता है कि आखिर हमें यह जल्दबाजी में कैसा फ़ैसला ले लिया, लेकिन साक्षी कहने लग जाती है कि जो फ़ैसला लिया एकदम तुम तीनों ने बड़ा सही फ़ैसला लिया, लेकिन यह सोचो कि शैलेश की बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तभी चारों मिलते हैं, बॉडी ठिकाने के लगाने के लिए एक प्लान बनाते। उसी प्लान के तहत इधर शैलेश की बॉडी को एक बोरी में डंप कर देते हैं और बोरी में लेने के बाद खुद ले जाकर शैलेश के ही एक कार होता है उसी कार की डिक्की में डंप कर देते हैं। फिर उसी कार में अब चारों बैठ जाते हैं और कार चलाते चलाते जनकपुरी के ही थाने में जैसे ही प्रवेश करना चाहते हैं तो उसी वक्त उनको कुछ दूर पहले ही एक झाड़ी दिखाई देता है। उसी झाड़ी में ले जाते हैं, इधर शैलेश के बॉडी को वहीं डंप करते हैं। फिर उसी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे केरोसिन डालते हैं, फिर उसी को आग के हवाले कर देते हैं। अपने सामने जलता हुआ नज़ारा देखकर समझ जाते हैं कि अब बॉडी पूरी तरह से मिट जाएगी और इस बॉडी का शिनाख्त नहीं हो पाएगा। और उसी कार को चारों लेने के बाद वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर कार को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद चारों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद साक्षी उर्फ वैशाली और साथ में प्रमोद लूटे के धरी पर आता है तो पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त जाती है। प्रमोद लूटे के अपने दोनों दोस्तों को भी पुलिस की टीम वहीं कचरे में लेती है और लेकर उनको भी प्रमोद के सामने पेश कर देती है। पुलिस की टीम इधर चारों को ले जाती है और ले जाने के बाद वहाँ चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा 302 और 324 के तहत मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।